गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 हिंदी मीडियम में इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में पार्ट 1 पालमपुर गांव की कहानी का आगे का भाग पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि पालमपुर में किसानों को भूमि किस प्रकार उपलब्ध थी और कैसे वितरित कर वो भूमि पर खेती करते थे। आज हम पढ़ेंगे कि श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। सबसे पहले तो भूमि आती है जिस पर फसल उगाई जाती है, और दूसरा है श्रम यानी मेहनत कर, परिश्रम कर फसल का कार्य संपन्न करना। खेतों में बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है, ये तो आप सभी जानते हैं। सबसे ज़्यादा मेहनत फसल उगाने में, खेतों में काम करने में होती है। छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। जो छोटे किसान होते हैं वो क्या करते हैं, अपने परिवार के साथ मिलकर खेतों में काम करते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं। इसी तरह वे खेतों की आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं। किसान अपने परिवारों के साथ काम भी करता है और साथ ही अपने लिए श्रम की व्यवस्था भी स्वयं करता है। जिसको जैसा काम आता है वो वैसा काम खेतों में करता है। मंझोले और बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर लगाते हैं। कुछ जो बड़े किसान होते हैं या मंझोले किसान होते हैं वो क्या करते हैं, श्रमिकों को अपने खेतों पर काम में लगाते हैं और उन्हें फिर मजदूरी प्रदान करते हैं, मजदूरी देते हैं। खेतों में काम करने के लिए श्रमिक या तो भूमिहीन परिवारों से आते हैं। ज़्यादातर श्रमिक कैसे होते हैं, जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन या खुद की भूमि नहीं होती है, या बहुत छोटे प्लाटों से में खेती करने वाले परिवारों से आते हैं, या बहुत ही छोटे छोटे काम करने वाले परिवारों से आते हैं। खेतों में काम करने वाले श्रमिकों का उगाई गई जो भी फसल होती थी उस पर उनका अधिकार नहीं होता है, जैसा किसानों का होता है। सिर्फ अधिकार किसका होता है, जिसकी वो भूमि होती है या खेत होते हैं, बल्कि उन्हें उन किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है। जिस तरह से दूसरे काम करने की मजदूरी मिलती है, उसी तरह जो खेतों में काम करते हैं छोटे किसान, उन्हें भी मजदूरी से ही काम चलाना पड़ता है। अनाज के रूप में कई बार उन्हें मजदूरी दी जाती है, कई बार नगद मजदूरी दी जाती है पैसों के रूप में, रकम के रूप में, या कई बार अनाज भी उन्हें दिया जाता है। कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है, कभी कभी उन्हें भोजन भी दिया जाता है। मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरी फसल, खेतों में एक से दूसरे कृषि कार्य जैसे बुआई, कटाई, इसके काम जो अलग अलग तरह से होते हैं, ये सारे काम उन्हें संपन्न करना होते हैं। रोजगार की अवधि में भी काफ़ी भिन्नताएं होती हैं। खेतों में काम करने वाले श्रमिक या तो दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं। दैनिक मजदूरी यानी पूरे दिन भर की काम करने पर उनको जो मजदूरी प्रदान की जाती है, मजदूरी दी जाती है, वो दैनिक मजदूरी के अंतर्गत आता है। या उन्हें कार्य विशेष जैसे कटाई या पूरे साल के लिए काम पर रखा जा सकता है, या तो फिर विशेष कार्य जैसे जब कटाई होती है, जब फसल तैयार हो जाती है और कटाई का कार्य शुरू होता है, तब इन मजदूरों को रखा जाता है। या फिर विशेष रूप से पूरे साल में इनको कमाई के लिए, मतलब पूरे साल के लिए भी इनको मजदूर के रूप में रखा जाता है। मतलब खेतों में आपको पूरे साल भर कार्य करना है। डाला पालमपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है। इसका मतलब उसे लगातार काम ढूंढते रहना पड़ता है, हमेशा उसे काम ढूंढकर ही अपना काम निकालना होता है। सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन 300 रुपये है। एक दिन की मजदूरी इनको कितनी मिलती है, 300 रुपये। ये सरकार द्वारा निर्धारित कर दी गई है। ये कब थी, मार्च 2017 में। लेकिन डाला को मात्र 160 रुपये ही मिलते हैं। लेकिन जो डाला है, जो पालमपुर में रहता है, उसको मजदूरी के लिए दिन भर में कितने मिलते हैं, 160 रुपये। पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों में बहुत ज़्यादा स्पर्धा है, इसलिए लोग कम वेतन में भी काम करने को सहमत हो जाते हैं। डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करता है, जैसा कि चित्र में दिया है पेज नंबर 8 पर, जो ही एक अन्य खेतीहर श्रमिक है। डाला और रामकली दोनों गांव के निर्धनतम परिवारों में से, श्रमिकों में से एक है। बहुत ही कम मजदूरी मिलती है और ये गरीब परिवार से है। तो ये तो हमने श्रम के बारे में जाना। अब आगे हम पढ़ेंगे खेतों के लिए आवश्यक पूंजी यानी धन, जो पैसा खेतों में लगाया जाता है।
आप पहले ही देख चुके हैं कि खेती के आधुनिक तरीकों से बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। जब हम टेक्निकी रूप से जब कार्य खेतों में करते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है, जबकि जो परंपरागत रूप से खेती का कार्य किया जाता है उसमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है। अधिक संख्य छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। कई बार जो बड़े किसान होते हैं वो तो जो उनके पास पैसा होता है उसी को लगा देते हैं, लेकिन जो छोटे किसान होते हैं या जिनके पास पूंजी की व्यवस्था नहीं होती तो कई बार उन्हें क्या करना पड़ता है, कर्जा लेना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है। वे बड़े किसानों से या तो गांव के साहूकारों या खेतों के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति करने वाले व्यापारियों से कर्ज लेते हैं। ऐसे कर्जों पर ब्याज की दर भी ऊंची होती है। जब वो कर्ज लेते हैं तो ब्याज की दर ऊंची होती है, ब्याज उनसे ज़्यादा लिया जाता है। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं, कई सालों लग जाते हैं उन्हें कर्ज चुकाने में और ब्याज की रकम भरने में। सविता की यहाँ पर एक कहानी दी है पेज नंबर 9 पर। सविता एक लघु कृषक है, बड़ी का कृषक है, किसान है। वह अपनी 1 हेक्टेयर ज़मीन पर गेहूँ पैदा करने की योग्यता बनाती है। बीज और कीटनाशकों के अतिरिक्त उसे पानी खरीदने और खेती में औजारों की मरम्मत करवाने के लिए नगद पैसों की जरूरत पड़ती है। ये सारे कार्य नगद रूप से होते हैं। उसका अनुमान है कि कार्यशील पूंजी के रूप में ही उसे 3000 रुपये चाहिए। अगर वो ये सारी वस्तुएं अगर वो खरीदती है, ये सारे कार्य वो करवाती है, तो उसे कम से कम कितने रुपए चाहिए? 3000 रुपये। उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए वह एक बड़े किसान तेजपाल सिंह से कर्ज लेने का निर्णय लेती है। अब उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो ये कार्यशील सारी पूंजी को ले सके। उसमें कार्यशील पूंजी में क्या आ जाएगा? पानी, खेती के औजार, मरम्मत, बीज, कीटनाशक, ये सभी सम्मिलित है उसमें। अब वो क्या करती है? अपने बड़े किसान तेजपाल सिंह से कर्ज लेने का निर्णय लेती है। तेजपाल सिंह सविता को 24% की दर से 4 महीने के लिए कर्ज देने को तैयार हो जाता है, जो ब्याज की एक बहुत ऊंची दर है, सबसे अधिक ऊंची दर मानी गई है। सविता को यह भी वचन देना पड़ता है कि वह कटाई के मौसम में उसके खेतों में एक श्रमिक के रूप में कितने रुपए प्रतिदिन? 100 रुपये के रूप में वो काम करेगी। मतलब वो उसके खेतों में काम करेगी और उसे प्रतिदिन कितने रुपए मिलेंगे? 100 रुपये मिलेंगे। आप भी कह सकते हैं कि यहाँ मजदूरी बहुत ही कम है, कहाँ 300 रुपये और कहाँ 100 रुपये। सविता जानती है कि उसे अपने खेत की कटाई पूरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसे ये पता है कि अगर वो अपने खेतों की कटाई करेगी तो उसे स्वयं कितनी मेहनत करना पड़ेगी। अब कर्ज तो एक तरफ तो उसने कर्ज ले लिया है, दूसरी तरफ ब्याज के रूप में, कर्ज के रूप में उसे दूसरे के खेत में भी काम करना पड़ेगा, और वो भी कितने रुपए में? मात्र 100 रुपये में। सविता जानती है कि उसे अपने खेत की कटाई पूरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद तेजपाल के खेतों में भी उसे श्रमिक की तरह ही काम करना होगा। एक तो उसके खेत में भी काम करना है, दूसरा तेजपाल के खेतों में भी। साथ ही उसके 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चों की माँ के रूप में उस पर घर का काम भी है, घर की जिम्मेदारी भी है। अब इन कठिन परिस्थितियों में उसको शर्तें मानने को उसको मजबूर होना ही पड़ेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि छोटे किसानों को कर्ज मिलना बहुत ही कठिन कार्य है। इसलिए मजबूरी में आकर उसे क्या करना पड़ेगा? ये सारी कठिनाइयों को सहन करना ही पड़ेगा, झेलना ही पड़ेगा। छोटे किसानों के विपरीत मझोले और बड़े किसानों को खेती में अधिक बचत होती है। इस तरह वे आवश्यक पूंजी की व्यवस्था भी कर लेते हैं। जब उन्हें बचत होती है तो वो पूंजी की व्यवस्था कर सकते हैं और उसी पूंजी को फिर वापस वो क्या करते हैं? अपने आगे आने वाली फसल की उगाई में वो लगा देते हैं। हमने उत्पादन के 3 कारकों के बारे में पढ़ा। 3 कारक कौन से थे? भूमि, श्रम और पूंजी। खेती में उनके प्रयोग के बारे में हमने पढ़ा और ये भी जाना कि किस प्रकार से किसान को ये तीनों चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पहला भूमि, दूसरा श्रम और तीसरा पूंजी। अगला भाग जो है हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको इस पार्ट को रीड करना है, पढ़ना है।